हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको ये बताने जा रहे हैं कि जगत सेठ कौन थे जिनसे अंग्रेज़ भी कर्जा लिया करते थे। भारत आज भले ही विकसित देशों की तरह साधन संपन्न ना हो, लेकिन इस देश ने ऐसा सुनहरा दौर भी देखा है जब यह पूरी तरह साधन संपन्न था और इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यही कारण था कि कई सदियों तक इस देश को विदेशी ताकतों द्वारा लूटा गया। हालांकि इसके बाद भी हमारे इतिहास में कुछ ऐसे नाम भी दर्ज हैं जो राजा महाराजा ना होने के बाद भी अपने धन दौलत के बल पर राज करते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे मुर्शिदाबाद के जगत सेठ, जिन्हें सेठ फतेहचंद के नाम से भी जाना जाता था। आज के समय में भले ही बंगाल का मुर्शिदाबाद गुमनामी में जी रहा हो, लेकिन उस समय ये हर किसी के लिए व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। हर तरफ इसी स्थान के चर्चे हुआ करते थे। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हुआ हो जो उस समय इस स्थान और जगत सेठ के बारे में न जानता हो। कहा जाता है कि एक समय इनके पास इतना पैसा था जितना इंग्लैंड के सभी बैंकों के पास नहीं था। जगत सेठ एक टाइटल है जो फतेहचंद को मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1723 में दिया था, जिसके बाद इस पूरे परिवार को जगत सेठ के नाम से जाना जाने लगा। इस घराने का संस्थापक सेठ मानिकचंद माने जाते हैं। बताया जाता है कि जगत सेठ मेहताब राय के पूर्वज मारवाड़ के रहने वाले थे। 1495 ईस्वी में गहलोत राजपूतों में से गिरधर सिंह गहलोत ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। इस परिवार के हीरानंद साहू 1652 ईस्वी में मारवाड़ छोड़ पटना में आ बसे थे। पटना उन दिनों व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ हीरानंद साहू ने शोरा का कारोबार शुरू किया। उन दिनों यूरोपियन शोरा के सबसे बड़े खरीदार हुआ करते थे। शोरा व्यापार के साथ साथ साहू ने ब्याज पर कर्ज देने का काम को भी बढ़ा लिया और जल्दी उनकी गिनती धनवान साहूकारों में होने लगी। हीरानंद साहू के 7 बेटे थे जो व्यापार करने के लिए इधर उधर बिखर गए। उनके एक बेटे माणिकचंद ढाका आ गए, जो उस जमाने में बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। जगत सेठ ने अपनी कोठियाँ ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद में स्थापित की थीं। उनकी कोठी से रुपयों का लेन देन तो होता ही था, वे बंगाल की सरकार के भी कई कार्यों को पूर्ण करने का काम करते थे। प्रांतीय सरकार की तरफ से मालगुजारी वसूल करना, शाही खजाने को दिल्ली भेजना, सिक्के की विनिमय दर तय करना आदि भी जगत सेठ की ही जिम्मेदारी थी। जगत सेठ के बाद उनका पौत्र मेहताब चंद्र दूसरा जगत सेठ बना। जब नवाब सिराजुद्दौला ने उन्हें अपमानित किया तो वह अंग्रेज़ों के पक्ष में चला गया और प्लासी की लड़ाई से पहले और बाद में रुपये पैसों से उनकी बड़ी मदद की। मीर जाफ़र के नवाब होने पर उसे फिर सम्मान प्राप्त हो गया था और जगत सेठ का नाम एक महत्वपूर्ण उपाधि बन चुका था। किंतु मीर कासिम ने गद्दी पर बैठते ही उसकी वफादारी पर संदेह करके 1763 ईस्वी में उसे मरवा डाला। इसके बाद ही बंगाल का शासन अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जगत सेठ का कोई कर्ज होने से इनकार कर दिया। दरअसल माणिकचंद ही थे जिन्होंने बंगाल के जगत सेठ परिवार की बुनियाद रखी थी। मुर्शिद कुली खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार और माणिकचंद एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। माणिकचंद न सिर्फ नवाब मुर्शिद कुली खां के खजांची थे, बल्कि सूबे का लगान भी उनके पास जमा होता था। दोनों ने मिलकर बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद बसाई थी और औरंगज़ेब को 1 करोड़ 30 लाख की जगह 2 करोड़ लगान भेजा था। 1715 में मुग़ल सम्राट फर्रुख हसियर ने माणिकचंद को सेठ की उपाधि दी थी। इसके लिए एक बड़े से पन्ने पर जगत सेठ खुदवा कर सील बनवाई थी, जो दूसरे दुर्लभ उपहारों के साथ शाही दरबार में फतेहचंद को पेश की गई। माणिकचंद के बाद परिवार की बागडोर फतेहचंद के हाथ में आ गई, जिनके समय में
ये परिवार बुलंदियों पर पहुंचा। ढाका, पटना, दिल्ली, बंगाल और उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण शहरों में इस घराने की शाखाएं थीं, लेकिन मुख्यालय मुर्शिदाबाद में था। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लोन की अदायगी, सर्राफा की खरीद बिक्री आदि का लेन देन था। इस घराने की तुलना बैंक ऑफ इंग्लैंड से की गई थी। आंकड़ों के मुताबिक 1718 से 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जगत सेठ की फर्म से लगातार सालाना 4 लाख कर्ज लेती थी। डच और फ्रेंच कंपनियों के साथ भारत के कई राजा महाराजा को भी ये फर्म कर्ज देती थी।